हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी का सागरीय तट पर निर्मित स्थलाकृतियाँ। ये जो स्थलाकृतियाँ हैं इसमें अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ दोनों प्रकार की स्थलाकृतियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसमें जो सागर तटीय स्थलाकृतियाँ हैं उनमें तटीय क्लिफ सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको कि कोस्टल क्लिफ कहते हैं। जब तटीय मैदान के ढलुआ तट पर सागरीय धाराएं या तरंगें अपने अपरदन द्वारा चट्टान को तट के आधार पर प्रहार करके काटती हैं, जिस कारण तट का भाग सीधा खड़ा हो जाता है, जिससे तटीय क्लिफ का निर्माण होता है। क्लिफ के आधार पर तरंगें स्थल की ओर अधिक कटाव कर देती हैं। इस तरह क्लिफ के आधार पर या निचले भाग में खांच या दांत का निर्माण हो जाता है, जिसको कि नॉच बोलते हैं इंग्लिश में। खांच या दांत का निर्माण हो जाता है। इस खांच के कारण ये इस प्रकार की आकृति है। देखिए मैं बताऊं, हालांकि मैंने इसमें आगे दिखा रखा है। जैसे ये स्थलीय भाग है, और ये ऐसे इस प्रकार से है। ये मान के चलिए कि ये समुद्र वाला भाग है। निम्न ज्वार तल है ये निम्न ज्वार तल है। और जब हाई टाइड आता है तो ये लगभग यहाँ पर ये उच्च ज्वार तल हो गया। तो इसमें जब हाई टाइड आएगा तो ये जो चट्टान है, पहले ये ऐसे सीधी थी और इस पे टक्कर मार मार के पानी ने और इसके अंदर खांच पैदा कर दी। इसको बोलते हैं खांच। ये जो है या नॉच। इसके अंदर ये जब सब पानी ने इस तट से टक्कर मारा तो ये धीरे धीरे जहाँ पर कोमल चट्टान थी उसका अपरदन हो गया और ये अंदर की तरफ ज़मीन के अंदर तक चला गया पानी। और ये ऐसे चलते चलते और ये ऊपर वाली जो चट्टान है ये इस प्रकार से लटक जाती है जैसे कि ये बिल्कुल इसका अंदर तक जाएगा तो ये इसको नीचे बेस नहीं मिलेगा, तो ये चट्टान टूट के और गिर जाएगी समुद्र में। और इस प्रकार से ये आगे तक पानी पहुंच जाता है। इस खांच के कारण क्लिफ का शीर्ष भाग सागर की ओर लटका रहता है। ये सागर की ओर लटक रहा है ये वाला भाग, तथा निचला भाग स्थल की ओर प्रविष्ट होता रहता है। जब खांच का विस्तार स्थल की ओर अधिक हो जाता है, खांच का विस्तार स्थल की ओर अधिक हो जाता है, तो क्लिफ का ऊपर लटकता हुआ शीर्ष भाग नीचे से सहारा न मिल पाने के कारण ये नीचे गिर जाता है। ये वाला ये नीचे टूटकर और गिर जाता है, जिस कारण क्लिफ निरंतर स्थल की ओर खिसकता रहता है। तो ये जो क्लिफ है ये निरंतर इधर की ओर सरकता रहेगा, जमीन की स्थल भाग की तरफ। ये स्थल भाग है और ये समुद्र है। तो इस प्रकार से ये तटीय क्लिफ का निर्माण होता है। ये देखिए, हाँ ये मैंने इसमें बना दिया है, चित्र भी बना रखा है। उसके बाद में तटीय कंदरा या उससे संबंधित रूप। सागर तटीय भाग की चट्टानों में जब संधियों का पूर्णतः विकास हुआ रहता है तो सागरीय तरंगें
इन संधियों में प्रविष्ट होकर अपरदन करने लगती है। जब इस तरह की संरचना वाली कठोर शैल में कोमल शैल की स्थिति होती है तो तरंगें उन्हें शीघ्र काटकर एक छोटी कंदरा का निर्माण करती हैं। देखिए, कंदरा का निर्माण करती हैं, जो एक निश्चित समय में पूर्ण विकसित तटीय कंदरा का निर्माण हो जाता है। अपरदन के कारण ऊंची छत कमजोर हो जाने के कारण टूटकर नीचे गिर जाती है, जिस कारण शीर्ष स्थल का सागर की ओर वाला भाग तट से अलग हो जाता है। इस तरह की आकृति को स्टेक कहते हैं या सागरीय स्तंभ कहते हैं। ये देखिए चित्र, इसमें क्या होता है कि ये वाला कंदरा बनी, ये वाली, और जब ये इसमें समुद्र के किनारे ये वाला भाग भी जब टूट जाता है तो केवल ये वाला भाग ऊपर खड़ा रहता है, जिसको कि स्टेक कहते हैं, ये वाला। तो ये स्टेक का निर्माण इस प्रकार से कंदरा, तटीय कंदरा के द्वारा ही होता है। इसके बाद में तीसरा है अंडाकार कटान तथा लघु निवेशिका। जब तट के समानांतर क्रमशः कठोर तथा कोमल चट्टानों की परतों का विस्तार होता है, ये देखिए यहाँ पर ये कठोर चट्टान है, ये समानांतर कठोर चट्टान और उसके पीछे नरम चट्टान, कठोर चट्टान, ऐसे इनका विस्तार होता है। तो तरंगों का जल कठोर चट्टान की संधियों से प्रविष्ट होकर भीतर अंदर तक चला जाता है। क्योंकि इस कठोर शैल के पीछे क्या है, कोमल शैल है, इसके पीछे एक कोमल शैल है, तो ये कोमल शैल तक चला जाता है। अतः प्रविष्ट जल कोमल शैल का भीतर ही भीतर अपरदन करके उसे खोखला बनाता रहता है। इस तरह कोमल चट्टान वाले भागों में अंडाकार कटान हो जाती है, जिसे लघु निवेशिका कहते हैं। ये कैसे, जैसे अब ये कठोर चट्टान और ये यहाँ कठोर चट्टान थी, ये पहले जुड़ी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे पानी अंदर गया और फिर नरम चट्टान तक, कोमल चट्टान तक पहुँच गया। तो कोमल चट्टान में अब ये यहाँ पर अंडाकार रूप में कटान हो जाता है। क्यों, अंदर कोमल चट्टान है, बाहर ये जहाँ पर ये कम चौड़ाई है, यानी कि यहाँ कठोर चट्टान है, इधर ये वाला कठोर चट्टान और इधर कठोर चट्टान, इधर कठोर चट्टान और इधर कठोर चट्टान। इनके बीच से जब पानी अंदर नरम या कोमल चट्टान की तरफ पहुंच जाता है, तो कोमल चट्टान का भाग ज़्यादा अपरदन के द्वारा ये एक अंडाकार रूप ले लेता है। तो ये इस प्रकार से लघु निवेशिका का निर्माण हो जाता है, जिसे अंडाकार कटान भी कहते हैं। इसके बाद में तरंग घर्षित वेदिका या वेव कट प्लेटफॉर्म देखिए, ये उसी प्रकार से जैसे खांच वाला था, उसी प्रकार से तरंग घर्षित वेदिका, ये इस भाग को, जिसको कि मैदानी भाग हो जाता है, इसको बोलते हैं। तटीय क्लिफ अपरदन से निरंतर पीछे हटता जाता है। इस प्रक्रिया के कारण क्लिफ के सामने तटीय भाग पर जब जल के अंदर एक मैदान का निर्माण हो जाता है, जिसे तरंग घर्षित मैदान या तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म या वेदिका कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से, जैसे पहले, अब ये धीरे धीरे ये इसका कटान हो जाएगा तो ये यहाँ समतल हो जाएगा ऐसे, तो ये तरंग घर्षित मैदान हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से तरंग घर्षित मैदान का निर्माण हो जाता है। अब इसके बाद में निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों के बारे में करेंगे। अभी तक तो अपरदनात्मक था, अब निक्षेपण जमाव के द्वारा। सबसे पहले पुलिन या बीच, जहाँ पर हम लोग घूमने जाते हैं, जैसे गोवा में है, बॉम्बे में है बीच, वो क्या है, निक्षेपण हो गया। चट्टानों के टूटने के बाद में किनारों पर उनका निक्षेपण हो गया। सागरीय तट के सहारे मलबे का निक्षेप से बने स्थल रूप को पुलिन कहा जाता है। पुलिन का निर्माण उच्च ज्वारतल तथा निम्न ज्वारतल के बीच वाले स्थानों में होता है।
सागरीय जल द्वारा अपरदित पदार्थों का कुछ भाग तट के सहारे जमा हो जाता है, जिससे तट का भाग कुछ उथला हो जाता है। जलमग्न तट का यह उथला भाग ही बीच या पुलिन कहलाता है। यानी उच्च जवारतल और निम्न जवारतल के बीच का स्थान है। वहाँ पर जो चट्टानों के अपरदन के द्वारा जो चट्टानें, उनका जो मलबा है उनका वहाँ पर निक्षेप हो जाता है, जिसे कि पुलिन कहते हैं। इसके बाद में कस्प पुलिन या कस्प बीज। अधिकांश पुलिन के सागरवर्ती भाग में रेत, गोलाश्म तथा बजरी का तरंगों द्वारा इस तरह निक्षेप हो जाता है कि पतले पतले कटकों का निर्माण हो जाता है। वहाँ पर जब बीच के वहाँ पर छोटे छोटे कटक बन जाते हैं जो कि सागर की ओर निकले रहते हैं। इन निकले हुए कटकों को कस्प कहते हैं। कस्प पुलिन को कस्प युक्त पुलिन को कस्प पुलिन कहा जाता है। उसके अंदर क्या है, रेत, गोलाश्म और बजरी का ढेर इकट्ठा हो जाता है, जो कि जिनका छोटे छोटे कटक के रूप में जो दिखाई देता है और उसका जो सागर की ओर निकले रहते हैं। रोदिका तथा रोध, बार एंड बैरियर्स। तरंगों तथा धाराओं द्वारा निक्षेप के कारण निर्मित कटक या बांध को रोदिका कहा जाता है। ये जो तरंगों और धाराओं के द्वारा निक्षेप के कारण निर्मित कटक, इनका रूप कई तरह का होता है, इसलिए इनका नामकरण भी अलग अलग रूपों में किया जाता है। रोध तथा रोदिका में सामान्य अंतर यह होता है कि रोदिका या तो जल के नीचे रहती है या उच्च ज्वार के समय अवश्य डूब जाती है, परंतु रोध ऊंचा होने के कारण जल के ऊपर ही रहता है। इनके कुछ महत्वपूर्ण रूप निम्नलिखित हैं। रोध और रोदिका से समझ में आ गया। रोध समुद्र तल से ऊपर दिखाई देता है, रोदिका डूब जाती है। अपतट रोदिका। जब रोदिकाओं का निर्माण तट से दूर इस तरह होता है कि वे तट से प्राय समानांतर होती हैं, परंतु तट से संबंधित नहीं होती, उनका किनारा तट से संबंधित नहीं होता, जुड़ा हुआ नहीं होता, उन्हें अपतट रोदिका कहते हैं। इसके बाद में स्पिट। जब सागरीय मलबे का निक्षेप इस तरह होता है कि वह रोदिका के रूप में जल की ओर निकला रहता है और उसे स्पिट कहते हैं। ये देखिए, ये वाला हिस्सा जल की ओर निकला हुआ है। स्पिट का एक भाग तट के शीर्ष स्थल से जुड़ा हुआ होता है तथा दूसरा सिरा सागर की ओर निकला हुआ तथा खुला होता है। इसी प्रकार से जैसे ये हुक है ये वाला। तूफानी तरंगें स्पिट के आकार में परिवर्तन लाती। ये जो स्पिट है इसके ऊपर बार बार तरंगों के द्वारा ये जो है, और ये हुक का रूप धारण कर लेता है। यहाँ का जो मलबा है धीरे धीरे ऐसे मुड़ जाता है ऐसे, और ये हुक का रूप धारण कर लेता है। इन तरंगों से जब स्पिट का अग्रभाग तट की ओर मुड़ जाता है, इस तरह के मुड़े हुए स्पिट को हुक कहते हैं। लूप या छल्ला। तूफानी तरंगें स्पिट के आकार में परिवर्तन लाती रहती है। इन तरंगों से जब स्पिट का अग्रभाग तट की ओर मुड़ जाता है, इस तरह तट की ओर मुड़े हुए स्पिट को हुक कहते हैं। लूप या छल्ला। जब विरोधी धाराएं अधिक प्रबल हो जाती हैं तो कभी कभी स्पिट इतना अधिक मुड़ जाता है कि वह तट से जाकर मिल जाता है। इस तरह एक पूर्ण छल्ले का निर्माण हो जाता है जिनके अंदर सागर का जल बंद हो जाता है। इस तरह की आकृति को लूप या छल्ला कहते हैं। बिल्कुल ये जैसे ये लूप इस प्रकार से यों मिल जाता है जमीन से, तो ये पूरा छल्ला बन जाता है। ये स्थल भाग है और ये सागर है, तो ये इस प्रकार से इससे जुड़ जाता है, जमीन से
इसके बाद में संयोजक रोधिका। जब तट के सहारे रोधिका का इतना अधिक विस्तार हो जाता है कि वह दो शीर्ष स्थलों को या दो द्वीपों को जोड़ देती है, या किसी द्वीप का संबंध तट से कर देती है, तो उस रोधिका को संयोजक रोधिका कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये स्थल भाग है, ये वाला, ये सागर है, तो सागर के बीच में एक द्वीप है, तो ये रोधिका है, द्वीप और स्थल भाग को जोड़ देती है। इसको टोम्बोली भी बोलते हैं। दो शीर्ष स्थलों को मिलाने वाली रोधिका को संयोजक रोधिका कहते हैं, परंतु तट से किसी द्वीप या शीर्ष स्थल से किसी द्वीप को मिलाने वाली रोधिका को टोम्बोलो कहते हैं। तो ये आपका इस प्रकार से सागर तटीय लहरों द्वारा जो निर्मित आकृतियां हैं वो निक्षेपणात्मक और अपरदनात्मक स्थलाकृतियों के बारे में जो चर्चा की है, ये क्वेश्चन जो है आपको डायग्राम के साथ तैयार करना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।